हम इंसानों ने ना हमेशा से अपनी हदों को तोड़ने का सपना देखा है, कभी उड़ने का तो कभी हमेशा जवान रहने का। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक सपना ना रहे, अगर टेक्नोलॉजी हमें सच में ये ताकत दे दे। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। 1957 में जूलियन हक्सले ने ये बड़ी जबरदस्त बात कही थी और यही सोच ट्रांसह्यूमनिज्म की जड़ है। मतलब बात सिर्फ छोटे मोटे सुधार की नहीं हो रही, सवाल ये है कि क्या हम पूरी की पूरी इंसानियत को ही एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अच्छा, इस पूरी बहस की जड़ को पकड़ने के लिए ना दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है थेरेपी यानी इलाज, और दूसरा है इन्हेंसमेंट यानी क्षमता बढ़ाना। इलाज का मतलब है किसी को ठीक करके नॉर्मल बनाना, लेकिन इन्हेंसमेंट का मतलब है किसी को नॉर्मल से भी बेहतर बनाना। और बस यहीं इसी पतली सी लकीर पर विज्ञान और नैतिकता की सबसे बड़ी टक्कर होती है। तो फिर ये नई दुनिया हमें क्या वादा कर रही है? क्यों कुछ लोग इस भविष्य को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं? चलिए पहले देखते हैं कि इस सोच के चाहने वाले हमें क्या सपना दिखा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां हम अपनी बायोलॉजिकल लिमिट्स को ही पार कर जाएं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां बीमारियां बस किताबों में पढ़ने को मिलें, जहां बुढ़ापा एक ऑप्शन बन जाए, जरूरी नहीं, और हमारा दिमाग, हमारा शरीर आज के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हो। सुनने में कितना कमाल लगता है ना। यही वो वादे हैं जो एनहांसमेंट के सपोर्टर करते हैं। और देखिए, ये सब अब कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं रह गई है। क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी जो हमारे डीएनए को कैंची की तरह एडिट कर सकती है, या दिमाग से कंट्रोल होने वाले हाथ पैर और एआई, ये सब मिलकर इस सपने को हकीकत के बेहद बेहद करीब ला रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, पिछली एक सदी में ही अच्छी दवाइयों और सेहत की सुविधाओं की वजह से हमारी औसत उम्र लगभग 2 गुनी हो गई। ये अपने आप में एक क्रांति थी। तो जो लोग एनहांसमेंट को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि हम तो एक और उससे भी बहुत बड़ी क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। क्या इस दौड़ में हम वो चीज़ ही खो देंगे जो हमें इंसान बनाती है? अब बात करते हैं उन चिंताओं की जिन्हें बायो कंजर्वेटिव्स उठाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि हमें कुदरत के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जाने माने दार्शनिक माइकल सैंडल कहते हैं कि ये सब प्रकृति को अपनी मर्जी से बदलने का हमारा घमंड है। वो मानते हैं कि ऐसा करके हम शायद ये भूल जाएं कि हमारा जीवन और हमारी काबिलियतें एक तोहफे की तरह हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि नहीं? और ये सवाल हमें एक बहुत ही गहरे मुद्दे पर ले आता है। क्या दुख, तकलीफें और हमारी ये जो कुदरती सीमाएं हैं, वही हमें इंसान बनाती हैं? क्या हमारी कमजोरियां ही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत है? अगर हम इन सबको टेक्नोलॉजी से मिटा दें, तो क्या हम इंसान ही बचेंगे? और ये डर कई तरह के हैं। एक डर ये है कि हम इंसानों को भी मशीनों की तरह देखने लगेंगे जिन्हें बस ऑप्टिमाइज करना है। एक डर ये भी है कि सब लोग एक ही तरह के परफेक्ट इंसान बनने की दौड़ में लग जाएंगे और हमारी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये ऊपर वाले के काम में दखल देने जैसा भी है। अच्छा, ये तो हुई व्यक्तिगत और दार्शनिक बातें, लेकिन इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? अगर ये टेक्नोलॉजी सच बन गई तो हमारी दुनिया का क्या होगा, खासकर बराबरी और इंसाफ के मामले में? शायद सबसे बड़ा और असल खतरा दार्शनिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल है। सोचिए, अगर ये महंगी टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर लोगों तक ही पहुंच पाई तो क्या होगा? तब जो अमीरी गरीबी का फर्क आज समाज में है, वो कल हमारे डीएनए में, हमारी बायोलॉजी में लिखा जाएगा। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां समाज 2 हिस्सों में बटा हो। एक तरफ आम इंसान और दूसरी तरफ एनहांस्ड लोग, जिनकी उम्र ज्यादा है, दिमाग ज्यादा तेज है और सेहत जबरदस्त है। ये एक ऐसी खाई होगी जिसे भरना शायद नामुमकिन हो जाएगा। और जैसा कि एक्सपर्ट प्रोफेसर नायफ अल-रोहदन ने चेतावनी दी है, ये टेक्नोलॉजी इंसानियत को ऐसी नई जातियों में बांट सकती है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। मतलब ये लड़ाई सिर्फ समाज के अंदर नहीं होगी, बल्कि देशों के बीच एक नई तरह की रेस, एक नया संघर्ष शुरू हो सकता है। तो अभी तक हमने 2 सिरे देखे हैं। एक तरफ जबरदस्त उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ उतने ही गहरे डर। लेकिन क्या असल दुनिया में ये मामला इतना ब्लैक एंड व्हाइट है? शायद नहीं। चलिए अब उस धुंधले इलाके में चलते हैं जहां इलाज और एनहांसमेंट के बीच की लाइन मिटने लगती है।
तो असली सवाल ये उठता है कि वो लाइन आखिर है कहाँ? कहाँ पर इलाज खत्म होता है और कहाँ से एनहांसमेंट शुरू होता है? क्योंकि असल दुनिया में ये तय करना बहुत बहुत मुश्किल है। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं, लेसिक आई सर्जरी। अगर किसी की नज़र कमज़ोर है और सर्जरी से उसे 20/20 यानी नॉर्मल विजन मिल जाता है तो हम उसे इलाज कहते हैं। लेकिन अगर उसी टेक्नोलॉजी से नज़र को 20/15 यानी नॉर्मल से भी बेहतर कर दिया जाए तो वो एनहेंसमेंट कहलाएगा। तकनीक वही है, बस इरादा बदल गया। दिलचस्प है ना? लेकिन ये तो एक सीधा साधा उदाहरण था। असल दुनिया में मामले कहीं ज्यादा पेचीदा होते हैं। जैसे कि 2018 में चीन में हुआ क्रिस्पर बेबीज का मामला। इस एक घटना ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया और इस बहस को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? पहली बात, मकसद ही साफ नहीं था। क्या ये HIV के खतरे का इलाज था या इम्यूनिटी बढ़ाने का एनहांसमेंट? दूसरा, इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते थे जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। और सबसे बड़ी, सबसे डरावनी बात, ये एक जर्म लाइन एडिट था। इसका मतलब ये है कि जो बदलाव उन बच्चों में किए गए वो उनकी आने वाली नस्लों में हमेशा के लिए पास होते रहेंगे। तो अब सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं। एक तरफ है मानवता को अपग्रेड करने का शानदार सपना और दूसरी तरफ हैं गहरे नैतिक और सामाजिक खतरे। इस चौराहे पर खड़े होकर हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? एक रास्ता सुझाया जाता है जिसे कहते हैं एंटीसिपेटरी गवर्नेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी के आने का इंतजार ना करें और फिर सोचें कि अब क्या करें। नहीं, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। इसके बारे में गहराई से सोचना होगा, सब लोगों से बात करनी होगी और फिर समझदारी भरे नियम बनाने होंगे। हमें भविष्य का इंतजार नहीं, उसे बनाने की तैयारी करनी होगी। विज्ञान की ये नई सरहद अब दूर का कोई सपना नहीं है, ये हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। असली सवाल ये है कि हम इसे पार कैसे करेंगे, अकेले अकेले या सब मिलकर, समझदारी से या लापरवाही से। और ये फैसला सिर्फ वैज्ञानिकों या सरकारों का नहीं है, ये फैसला हम सबका है।